नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। नरोत्तम क्यों नहीं रहे उत्तम, यह सवाल इस वक्त सिर्फ दतिया ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में गूंज रहा है, क्योंकि जिस नेता को बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा था, जिस पर दतिया की चुनावी कमान टिकी हुई थी, उसी नरोत्तम मिश्रा का टिकट पार्टी ने काट दिया। और जैसे ही बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान किया, वैसे ही पार्टी के भीतर ऐसा भूचाल आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर उतर आए। बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत पूरी जिला कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसा तक पहुंच गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात ऐसे बने कि एसपी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। यानी जिस चुनाव को बीजेपी मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रही थी, वही अब सबसे बड़ी चुनौती अपने ही कार्यकर्ताओं के मनाने में बन गई है। उधर टिकट विवाद बढ़ता देख नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब कर लिया गया है। दतिया प्रभारी अभय प्रताप यादव कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंचे, लेकिन वहां भी विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि सबको मना लिया जाएगा, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, और खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन राजनीति में विरोधियों को मौका मिल ही जाता है। कांग्रेस अब बीजेपी पर तीखे हमले कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस नेता ने बरसों तक पार्टी के लिए संघर्ष किया, उसे ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व के संकट पर प्रमाण बता रही है। हालांकि यह भी चर्चा है कि टिकट बदलने का फैसला अचानक नहीं हुआ। दिल्ली से मिले फीडबैक, संगठन के सर्वे, सत्ता और संगठन के संतुलन और जीत की रणनीति को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। खैर, अब आगे बीजेपी के लिए क्या चुनौती रहने वाली है, इस पर नजर डालें। उससे पहले सुनिए किसने क्या कहा। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्ति। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहां से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है, तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? इसको कहते हैं गुटबाजी, जो बीजेपी में है। कांग्रेस में इस तरह की गुटबाजी नहीं है। पूरी गुटबाजी सड़क पर आ गई है। सड़क पर नृत्य हो रहा है गुटबाजी का। अब बीजेपी क्या कहेगी? 20-20 घंटे हजारों वाहन निकल नहीं पा रहे हैं। एसपी डीएसपी का हाथ टूट गया है। एसपी को चोट लगी है, कलेक्टर खुद अपनी वाइट में बता रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पे कब्जा कर लिया है। पूरी बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ी गुटबाजी और कहीं होगी क्या पूरी दुनिया में, किसी भी राजनीतिक दल में? जिस नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी की सरकार बनाई, जिस नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की सरकार गिराई, उसको सरकार बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने और मोहन यादव ने जिस तरह से दूध में से मक्खी को अलग किया है, उस तरह से उनको अलग किया है। ऐसा बेईमानी का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। तो नरोत्तम क्यों नहीं उत्तम बीजेपी के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। मनोज जी, क्या नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभाव कम हो गया? क्यों काटा गया उनका टिकट? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अगर कोई नेता चुनाव हारता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में कमी आई है। और जब अपनी सीट पर जिसका प्रभाव कम हो जाता है तो मार के चलिए फिर बाकी प्रदेश में भी स्थिति वही होती है, क्योंकि उसको फिर अपने लोगों को देने के लिए कुछ नहीं बचता है, ना अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र में, ना बाकी प्रदेश में। दूसरा, जिस प्रकार को लेकर नाराजगी थी नरोत्तम मिश्रा को लेकर 2.5 साल पहले जब वो चुनाव हारे थे, वो नाराजगी मुझे लगता है पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। लेकिन यदि नाराजगी होती तो जो भीड़ हम सड़क पर देख रहे हैं वो किसकी है? और अनुशासित माने जाने वाले दल में ऐसे हालात,
ये इसलिए भी होता है ब्रजेश जी, ये जो कांग्रेस में बुराई थी कि पार्टी के आदमी की जगह आदमी का आदमी तैयार करना, तो ये बीजेपी के पहले नेता नहीं है। भोपाल में आप देख लिए तमाम सारे आपको बीजेपी के नेता से मिल जाएंगे जो पार्टी कार्यकर्ता कम है, किसी एक नेता के पेड एजेंट ज़्यादा है, वो कि वो मेरा हो गया आपका हो गया, वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो भीड़ है, और ये भीड़ इसका एक दूसरा कारण मैं आपको बताऊं ये भी था जो कल भीड़ अचानक से उतरी है कि कल जब दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय आया कि राजेंद्र भारती के मामले में पुराना फैसला बरकरार है, 3 साल की उनकी सज़ा बरकरार रहेगी, इसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक वहाँ इकट्ठा हुए थे, जश्न मना रहे थे और ये तैयारी थी कि संभवतः आज वो नामांकन दाखिल करते, और इस फैसले के आधे घंटे के अंदर ही दिल्ली से लिस्ट आ जाती है जिसमें आशुतोष तिवारी का नाम आता है। तो एक भीड़ तो वो मौजूद थी, और दूसरा वो सब कई सारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें कट्टर समर्थक भी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे वोटर भी थे। और किसी भी ज़िले के अंदर अगर कोई एक नेता 3-4 चुनाव से चुनाव लड़ रहा है, उसने हज़ारों लोगों को मोबिलाइज किया होगा, किसी को पुलिस से छुड़ाया होगा, किसी का बंदूक का लाइसेंस हुआ होगा या किसी की दूसरे तरीके से मदद हुई होगी, तो ऐसे समय पर उन सबको इकट्ठा करके फिर नेता शक्ति प्रदर्शन करता ही है। और ये पहली बात नहीं है, हमने तमाम सारे नेताओं के साथ ये शक्ति प्रदर्शन होते हुए देखा है। हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर जुड़ गए, पूर्व विधायक है कांग्रेस से। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। दतिया में बवाल आप देख ही रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद। क्या बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कांग्रेस भुना पाएगी, फायदा उठा पाएगी इसका? कांग्रेस तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि नाराजगी तो एक फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जिस प्रकार से इस उपचुनाव की नौबत आई है वो भी एक विषय है। और मैं समझता हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी जैसे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हजम कर पाया तो आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना कार्यकर्ता स्वयं कर रहा है। तो ये हालात तो आपके यहाँ भी है भारतीय जनता रविंद्र जी, आपके यहाँ कुछ गुटबाजी है जिसके आपके शीर्ष नेता आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे अन्य नेता हो, कह रहे हैं गुटबाजी का नतीजा है ये। तो गुटबाजी तो कांग्रेस में भी है। गुणवत्ता के खिलाफ होने का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब इसलिए गुणवान थे नरोत्तम मिश्रा भी कि कांग्रेस के सामने कोई चुनौती है नहीं। रविंद्र जी, क्या आप मान रहे हैं मतलब गुणवान थे नरोत्तम मिश्रा? क्यों नहीं भाई, ऐसा है कि अरे तो हार गए थे आप उनसे चुनाव, या आपके लिए ज्यादा आसान था उनसे चुनाव लड़ना? नहीं देखिए, चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी वहां, तो चाहे कोई भी लड़े भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये सच को कहना कोई बुरी बात नहीं है। नरोत्तम जी का जो अपना नेटवर्क है वहां, जिस प्रकार से पार्टी ने उनके साथ छलावा किया, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार जी। रविंद्र जी कह रहे हैं कि उनके साथ छलावा हुआ है नरोत्तम जी के साथ, तो क्या पार्टी मान चुकी थी कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे इसलिए टिकट काट दिया? देखिए ब्रजेश जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। जब जैसा संगठन उनको जवाबदारी देता है उसको निभाने का काम करते हैं। पूर्व में आपने देखा कि जब उनको डबरा से मौका मिला तो 3 बार वहां से विधायक चुन के आए, फिर पार्टी ने दतिया से जब मौका दिया तो 3 बार वहां से चुन के आए, फिर पार्टी ने जब ज्वाइनिंग कमेटी का उनको संयोजक बनाने का काम किया तो कांग्रेस में भगदड़ मच गई। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी गिरेबा में झांकना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए कि इनके साथ और इनकी पार्टी के साथ तो हमेशा यही रही है बात, आईना कब तक तोड़ते फिरोगे, मानते क्यों नहीं दाग चेहरे पर है। तो कांग्रेस के लोग आईना फोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने चेहरे पे दाग नहीं देख रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस की गत हुई। और रही बात माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की, वो एक आदर्श कार्यकर्ता हैं और पार्टी जब जैसा उनको निर्देशित करती है वैसा करते हैं। अभी पार्टी ने उनको उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा है। हमारे यहाँ पे इतने मजबूत नेता थे दुर्गेश जी, थे नहीं है वो अभी भी। हाँ, इतने मजबूत नेता हैं, माफ कीजिएगा, और आप भी कह रहे हैं
तो पार्टी पहले कह देती उनसे, उन्हीं से अपील करवा देती। उन्होंने नामांकन फार्म खरीद लिया, सब कुछ हो गया, तो ये क्या अपमान नहीं कहेंगे आप इसको, इतने वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा व्यवहार? देखिए, पार्टी हमारी माँ है, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, और संगठन जो निर्णय करता है, आज उनको लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कोई और काम सोचा है उन्होंने, तो वो उसको काम का वो निर्माण करने का काम करेंगे। और नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद अपने सभी समर्थकों से अपील की है कि पार्टी के फोरम पे बात करनी है, वो बात करेंगे। लेकिन समर्थक तो मैदान पर उतर आए हैं, और जो अभी मनोज जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस की संस्कृति थी वो बीजेपी में आ गई, अनुशासित माने जाता था कार्यकर्ता, लेकिन अब वहां पट्टावाद हावी हो गया। कहीं पट्टावाद हावी नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, और पार्टी सतत अपना काम कर रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को जब जो काम, क्योंकि पार्टी की व्यवस्था है जहाँ पे हमारा विधायक नहीं होता है, इससे पहले जिसने भी चुनाव लड़ा है वो वहाँ पे काम करता है, तो नरोत्तम जी उसमें काम कर रहे हैं जो पार्टी ने दिया है, वो उससे पार्टी को अच्छे से पालन करने का काम डॉक्टर मिश्रा जी करते हैं, और इसमें भी कर रहे हैं। और उन्होंने अपील भी की सभी कार्यकर्ताओं से कि अब किसी चीज को लेकिन दुर्गेश भाई, जो पार्टी जब वो विधानसभा चुनाव हारे थे, उसके बाद ये था कि उनको लोकसभा में चुनाव लड़ाया जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर कहा कि राज्यसभा में भूमिका मिलेगी, वो नहीं हुआ। फिर प्रदेश संगठन की बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई। तो अभी भी लगता है आपको कि आपको अब भी कोई भूमिका बची है, या ऐसे ही फिर अगली बार कोई भूमिका, अगली बार कोई भूमिका, अगली बार कोई भूमिका? देखिए माननीय मनोज जी, सतत काम पार्टी का जो जो मिलता आया है वो करते आए हैं। अगर लोकसभा पार्टी कहेगी तो लोकसभा लड़ेंगे, जब जैसा पार्टी दायित्व देती कार्यकर्ता उसको निर्माण। आज तक आपने कभी देखा क्या उन्होंने बोला हो कि मेरे को लोकसभा लड़ा दो, मेरे को राज्यसभा लड़ा दो? पार्टी जब जैसा मौका देती है कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता उसको निर्माण करने का काम करता है। लेकिन ये भी आरोप लगाए जा रहे, कहा जा रहा है कि जो धोखा है वो अपनों ही लोगों ने दिया है उनको। वो नहीं चाहते थे कि एक और मजबूत छत्र प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो जाए, क्योंकि आधा दर्जन वैसी मजबूत छत्र में, और जिसके कारण ये हुआ है। सब देखिए, कल आशुतोष तिवारी जी ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ नेता है, हम सबके अभिभावक हैं। उन्होंने करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है। अब पार्टी जो निर्णय ले, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, जो निर्णय पार्टी ने लिया है उसको हम सब शिरोधार्य करते हैं, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उसको शिरोधार्य कर रहे हैं। लेकिन दुर्गेश जी, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ने निर्णय लिया है, तो क्या मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा दिल्ली को? देखिए, हमारे यहाँ पे हमेशा से ही सार्वजनिक सब वरिष्ठ नेता बैठते हैं, मध्य प्रदेश के भी बैठते हैं, केंद्र से भी बैठते हैं। जब जैसा हमारा संगठन तय करता है वो कार्यकर्ता को वो दायित्व दिया जाता है, और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व ही अपने कार्यकर्ता की चिंता करता है। लेकिन जो तिवारी जी 23 में योग्य नहीं थे, बगल की भांडेर सीट से विधानसभा टिकट के लायक, उनमें 2.5 साल में ऐसी क्या योग्यता देख ली पार्टी ने कि उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया, वो भी उस सीट से जिससे वो दावेदार ही नहीं थे कभी? देखिए मनोज जी, अगर योग्यता पार्टी अपना सतत उनकी मॉनिटरिंग प्रत्येक कार्यकर्ता पे रहती है, और मतलब उन्होंने ये मान रहे हैं आप कि वो नरोत्तम से ज्यादा योग्य है, वहाँ वो जीत सकते हैं, नरोत्तम जी नहीं जीत पाते? देखिए, पूरी पार्टी अपने जो भी पार्टी का निर्णय होता है उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है। माननीय नरोत्तम जी के साथ भी 6-6 बार पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े रहे, वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व खड़ा रहा है, अभी भी खड़ा रहेगा। जो पार्टी तय करती है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो साथ में थे, आपसे भी है मेरा, क्या जो दतिया में चल रहा है ये उल्टा दाव नहीं पड़ सकता है यदि कार्यकर्ता नहीं माने तो? और इसका पूरे प्रदेश पर कोई संदेश जाएगा क्या? निश्चित तौर पर जा सकता है ब्रजेश जी, क्योंकि ये कल से जो एक सोशल मीडिया में आप देखिए कैंपेन चल रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी से उसको जोड़ दिया गया है, और उसको उत्तर प्रदेश से भी जोड़ा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स बड़ी संख्या में आरोप है कि नाराज हैं। लेकिन ब्राह्मण का टिकट काट के ब्राह्मण को तो नहीं दिया। लेकिन वो ब्राह्मण में अंतर होता है ना, जैसे आपने वीके सिंह का टिकट काटा था उत्तर प्रदेश में, याद कीजिए, और लेकिन वहाँ एक ठाकुर नेता का था और एक ठाकुर, योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर ही हैं, मुख्यमंत्री थे, बावजूद उसके बीजेपी की सीटें 33 रह गई थी, समाजवादी पार्टी 36 सीटें जीती थी। नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी 400 पार जाने की बात कर रही थी वो 240 पे खड़ी हो गई। उनको जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन लेना पड़ा। और अभी भी ब्रजेश पाठक को लेके खबरें हैं कि उनके कारण पूरा ब्राह्मण समाज जो है वहाँ नाराज है, और वो चाहता है कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं, मैसेज तो एक जाता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ब्राह्मण के नाते दूसरे ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। लेकिन ब्राह्मण वोटर दतिया में 30,000 है, ओबीसी वोटर 90,000 के आसपास है, एक यादव वोटर भी 17-18 हज़ार के आसपास है, जो आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं।
तो ये बहुत आसान नहीं होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात अब आसान यही नहीं हो है, गया और ज्यादा मुश्किल हो गया। और जहाँ पे ये दिक्कत नहीं थी, श्योपुर में आप देखिए, वहाँ तो वन मंत्री खुद मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे, और मुकेश मल्होत्रा जिसको पार्टी बीजेपी ने अपने टिकट लायक नहीं समझा था, उसको कांग्रेस टिकट देती है। और ये मध्य प्रदेश में भी पहला आश्चर्य है कि गैर आदिवासी सीट पर एक आदिवासी कैंडिडेट उतरता, वो चुनाव जीत लेता है। तो सबसे मजबूत चेहरे को खुद पार्टी ने कमजोर कर दिया या जीत के लिए नया दाव चलाए? नहीं हो सकता। देखिए, ये कोई 18 का चुनाव तो है नहीं ब्रजेश जी कि एक एक सीट की मारा मारी। आपके पास तो 163 सीटें आज भी है, तो एक चुनाव में आपको हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप अगर एक नेता के कद की बात करेंगे तो जो आपने सवाल किया उसी में जवाब छुपा है कि ये हुआ क्यों है, किसके कहने पर हुआ है। और अगर ये सब था तो जब से प्रक्रिया शुरू हुई थी तो नरोत्तम मिश्रा तो जैसे दुर्गेश जी बता रहे 2.5 साल से सक्रिय थे। और जब से पहली बार जब चुनाव का ये कोर्ट का आदेश आया, निचले कोर्ट का, दिल्ली के MP MLA कोर्ट का, कि उनको योग्य घोषित किया गया था, उसी समय आशुतोष तिवारी को संकेत कर देते और नरोत्तम मिश्रा को आप कर देते कि भैया पार्टी इस बार इन चेहरे पर दाव लगाने जा रही है। और जैसे कि चर्चा की परिसीमन का बिल डिलिमिटेशन का इस सत्र में पास हो जाता है तो अगली बार हो सकता है जो सीट से नरोत्तम मिश्रा लगातार पिछली बार जीतते रहे, डबरा, वो सामान्य सीट हो जाती तो वो वहाँ चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन पार्टी ने उस स्थिति तक उनको ले आया कि आप समर्थकों के बीच अगर वो मैसेज ये नहीं देते जो कार्यकर्ताओं ने कल किया समर्थकों ने, तो मुझे लगता है उनकी हैसियत और घट जाती कि एक नेता जिसने नामांकन पत्र खरीद रखा है, एक नेता जो पिछले 3 महीने से लगातार सभाएं कर रहा है, एक नेता जो जातीय सम्मेलन कर रहा है, उससे पार्टी का संगठन भी कह रहा है कि आप तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका टिकट पक्का है। उनको कहा जा रहा है कि सिंगल नाम दिल्ली भेजा है, और उनके साथ एंड टाइम पर जब दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश आता और आप ऐसा छल कर देते हैं। तो दुर्गेश जी, सम्मानजनक तरीके से हो सकती थी इस तरह की, और यदि शक्ति प्रदर्शन नहीं करते तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता। देखिए, कहीं कोई शक्ति प्रदर्शन करने का काम नहीं किया है। समर्थकों ने जो भी उनको माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद हिदायत दी है, और सभी लोग, हम लोग एकजुट होकर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो पार्टी ने निर्णय किया है, उस निर्णय पे हम लोग सब लोग काम करेंगे और आशुतोष तिवारी जी को वहाँ पे विजय श्री का वरण कराने का काम। जैसी परंपरा नहीं रही है ना बीजेपी में, और हिदायत देने 20 घंटे लग गए, ऐसा नहीं है, 20 घंटे लग गए, और अब तक हंगामा थमा नहीं है। सबसे बातचीत हो रही है नहीं, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं ना, वहाँ गुटबाजी है, वहाँ पे अनुशासन नहीं है, आप चाल चेहरे की बात करते हैं, तो उजागर हो गया कि अनुशासित नहीं है आपका कार्यकर्ता। और आपके यहाँ पार्टी के लिए, जिसने आपने कहा कि भाजपा हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, तो किस तरह से व्यवहार हो रहा है कार्यकर्ताओं का? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, निश्चित रूप से जो चीजें हैं, घटनाक्रम है, पूरा ब्रजेश जी के ने सभी कार्यकर्ता, ये सब चीजें पे बात की जाती है, में न आए। और सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से उन्होंने सबसे निवेदन किया है, और आप देखेंगे कि जो पार्टी ने निर्णय किया, हम सब साथ उसके खड़े हैं। ठीक है, सिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेत्री हैं। सिम्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे ब्रजेश। दुर्गेश जी को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं अनुशासित है हमारा कार्यकर्ता, मान जाएगा, फिर हम चुनाव जीतेंगे, नरोत्तम जी वहाँ काम करेंगे। जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, आपके पास कोई ऐसा चेहरा है जिस नाराजगी को वोट बैंक में बदल दे? और आपके यहाँ भी इस तरह का हमने आचरण देखा है, कुर्ता फाड़ने तक की बात होती है, फिर आप आज गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, क्यों? देखिए ब्रजेश जी, कल रात को जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक एक हिंसक शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखे, जिसमें पुलिस भी पिट रही थी, कार्यकर्ता भी पिट रहे थे, ना आप एसपी को छोड़ रहे हैं, ना एसडीओपी को छोड़ रहे हैं, तो ये तो अपने आप में स्पष्ट करता है कि जो अंतरकला है भारतीय जनता पार्टी में, वो किस हद तक पांव पसार चुकी है। इसमें हमको आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समूचा प्रदेश देख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी रात अराजकता फैलाते रहते हैं, और जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो इस हिंसा को पोषित करते रहते हैं। आज आकर वो ये बात कहते हैं कि साहब बात पार्टी फोरम पे रखिए, तो ये बात तो वो कल रात को भी कह सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी है, वो तो कल रात को पूरे प्रदेश ने देख लिया।
और जहां तक बात है कांग्रेस को चेहरा उतारने की, तो 2023 में ही देखिए जो दतिया की जनता है उन्होंने भय और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार दिया था और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर मोहर लगा दी थी। तो चेहरा सामने कोई भी आएगा, लेकिन हम पूरे आश्वस्त हैं कि प्रचंड बहुमत से हम। आपके प्रत्याशी जो पूर्व विधायक हो गए हैं, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई है, उन पर तो भ्रष्टाचार के ही आरोप है ना। राजेंद्र भारती, भ्रष्टाचार के आरोप तो नरोत्तम मिश्रा जी पर भी थे। पेड न्यूज मामले में वो लगभग 23 जून से 18 जुलाई तक आयोग्य थे। टिकट कट गए आप तो। नहीं, अभी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला हुआ है ना ब्रजेश जी। अभी हम ये क्यों मानकर चले, अभी तो हम सर्वोच्चतम न्यायालय की ओर भी कूच करेंगे। न्यायालय अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उपचुनाव घोषित हुए हैं तो प्रत्याशी तो हमें उतारना पड़ेगा ही। लेकिन हम जीत के आएंगे चुनाव, इसके लेकर हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। और कांग्रेस के ऊपर गाहे बजाए ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय अपनी अंतरकला को संभालना चाहिए। नहीं, लेकिन सिंपल जी आज ही अजय सिंह जी ने भोपाल में कहा कि गुटबाजी से अगर हम नहीं उभरे तो फिर हमको 28 की उम्मीद छोड़ देना चाहिए और जाने का हमारी सरकार बनेगी। चिंता तो उनको भी है। नहीं, हमने अजय सिंह जी का बयान सुना है। अजय सिंह जी ने तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने यही कहा है कि नेता के ऊपर संगठन होता है। तो वो हमेशा से कहते आए हैं, कोई नई बात अजय सिंह जी ने कही नहीं है। और फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा होने का इंतजार कर रहे थे, तो जैसा उन्होंने कहा आज हम अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर देंगे। मतलब आप ये देख रहे थे कि पहले उनका उम्मीदवार घोषित हो जाए, फिर उसके मुकाबले हम अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। कोई डर था क्या नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार हो जाएंगे तो कुछ रणनीति बदलना हो शायद आपको? ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि जो अजय सिंह जी ने कोट किया हमने यहाँ पर उसी को बताया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कल तक का समय था, न्यायालय ने जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया था, तो हम उसके इंतजार में थे कि हो सकता है राजेंद्र भारती जी के समर्थन में अगर फैसला आता है तो फिर हमें उपचुनाव में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख बाकी है और न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, तो अब हम अपने प्रत्याशी की घोषणा आज कर देंगे। लेकिन राजेंद्र भारती तो खुद ही मान चुके थे, क्योंकि वो कह चुके थे कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि पत्नी को टिकट दिया जाए, शोभा भारती को, अच्छा वो घनश्याम सिंह को मिले, चाहे उदेश नायक को या जिसको, वो मैं उनके पीछे खड़ा रहूंगा। ये उनने 3 दिन पहले बयान दे दिया था। देखिए, ये तो एक परिपक्व नेता की निशानी होती है। दतिया ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार उनको विधायक बनाया है। वो 85 में, 98 में और 2023 में विधायक रहे हैं। तो जैसा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दे दिया है और अब वो चाहते हैं कि राज्यसभा में किसी और कैंडिडेट को भेजा जाए। तो उसी परिपक्वता का परिचय देते हुए राजेंद्र भारती जी ने भी कहा है कि पार्टी किसी को भी मौका देगी, उनको उससे समस्या नहीं है। तो अब तो ये आला कमान के ऊपर है कि वो कौन से प्रत्याशी को चयनित करते हैं। सिंपी जी, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको लगता है कि आशुतोष बड़ी चुनौती है या नरोत्तम बड़ी चुनौती होते? देखिए ब्रजेश जी, ना हमारे लिए आशुतोष जी बड़ी चुनौती है और ना हमारे लिए नरोत्तम मिश्रा जी बड़ी चुनौती है। हम तो जनता को सर्वमान्य मानते हैं और हमें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बना दे, जीत के कांग्रेस पार्टी ही आएगी। दुर्गेश जी, जीत कर कांग्रेस पार्टी आएगी, चाहे आशुतोष होते चाहे नरोत्तम जी होते। भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी है, जो पार्टी हेराफेरी करने वाले के साथ खड़ी है, जो गबन करने वाले के साथ खड़ी है, उनका भगवान मालिक है। और कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है, आप ये मान के चलिए। इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से जो हमेशा ही कांग्रेस के साथ होता आया है वही होगा। इस बार भी जनता उनसे विमुख हो चुकी है। दुर्गेश भाई, वो पार्टी उनके साथ कम से कम खड़ी तो है। नेता और ये सब टीवी पार्टी, सोशल मीडिया पे सक्रिय हो सकते हैं। पार्टी उनके साथ खड़ी तो है। आपकी पार्टी ने तो आपके नेता को अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि जो उनके कैबिनेट सहयोगी रहे, जगदीश देवड़ा के बयान सुन लीजिए, आप कैलाश विजयवर्गीय के बयान सुन लीजिए, वो भी यही इशारा कर रहे हैं। कहीं किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप भी वो बयानों को सुन लीजिए, सभी कह रहे हैं कि माननीय नरोत्तम जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से हम सब मिलकर जो काम करते हैं आगे भी करते रहेंगे। कहीं कोई कांग्रेस तो उससे ज्यादा कह रही है कि नरोत्तम जी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया पार्टी ने। जो कभी संकट मोचन हुआ करते थे, जो कभी कहते थे कि सत्ता में वापसी के लिए उनका बड़ा रोल रहा है, उनके साथ ऐसा व्यवहार। खुद कांग्रेस क्रेडिट दे रही है। अभी मुकेश नायक जी ने कहा था कुछ देर पहले, हमने चलाया था। अभी देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती है, कांग्रेस तो कांग्रेस गई दल है जो इंतजार कर रहा है कि कब किसको टिकट देंगे, उसके बाद घोषणा करेंगे।
इससे ज्यादा भयभीत कौन हो सकता है। चलिए दुर्गेश जी, सिंपी जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया में बवाल मचा हुआ है। क्या बीजेपी ने मान लिया है कि नरोत्तम अब उनके लिए उत्तम नहीं रहे हैं? आशुतोष ही चुनाव जिता सकते थे या इसके पीछे कोई और वजह है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।